नमस्कार दोस्तों, स्टडी नेशन की इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए 1970 का दशक। भारत जैसा एक विशाल देश जहां हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के घने जंगल मौजूद हैं। बहुत विविधता है हमारे देश में। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उस समय इस पूरे विशाल भूभाग में वन्य जीवों को बचाने के लिए सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? मतलब सिर्फ 5? ये तो बहुत ही कम है। हाँ, सिर्फ 5। लेकिन आज ये संख्या 107 तक पहुंच गई है। ये कोई साधारण सा सांख्यिकीय उछाल नहीं है। सही कहा आपने, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम इसी चमत्कारिक सफर को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम जानेंगे कि कैसे 5 से 107 तक पहुंचने के सफर में शिकारियों से लड़ाई, पानी पर तैरते हुए जंगलों का विज्ञान और कई नीतियां शामिल हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ होगा। हाँ, 5 से 107 पार्कों तक का सफर सिर्फ जमीन पर खींची गई लकीरें नहीं है। ये एक राष्ट्र के रूप में प्रकृति को देखने के हमारे नजरिए में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज हम उसी तंत्र की गहराई में उतरेंगे, उन भौगोलिक अजूबों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक देश ने अपने वन्य जीवों को बचाने के लिए इतना प्रभावी नेटवर्क तैयार किया। ये सच में एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। जब मैं इन आंकड़ों को देख रही थी तो एक संख्या ने मुझे वहीं रोक दिया। वर्तमान में भारत के सभी 107 नेशनल पार्कों का कुल क्षेत्रफल लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि काफी बड़ा लगता है सुनने में। हाँ, सुनने में ये संख्या बहुत बड़ी लगती है, लेकिन असल में ये भारत के संपूर्ण भूभाग का केवल 1.35% है। सिर्फ 1.35%? इसे देखकर मुझे एक बहुत बड़े आलीशान क्लब की याद आई। मतलब एक ऐसा क्लब जिसमें एक छोटा सा लेकिन बेहद सुरक्षित वीआईपी रूम होता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है ना? एक ऐसा वीआईपी रूम जहां जाने के नियम बहुत सख्त हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस 1.35% हिस्से में नियम सच में बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। मतलब आम जंगलों से अलग। हाँ, अगर हम आम जंगलों या सैंक्चुरी की तुलना नेशनल पार्क से करें तो नेशनल पार्क में इंसानी दखल अंदाजी की कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश नहीं होती। कोई गुंजाइश नहीं? मतलब लोग जा ही नहीं सकते? घूमने जा सकते हैं, लेकिन वहां रहने वाले जानवरों को चराने या लकड़ी बीनने जैसी जो आम गतिविधियां होती हैं, उन पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। अच्छा, तो सिर्फ सफारी कर सकते हैं? हाँ, सफारी या कुछ बहुत ही कड़ाई से नियंत्रित शैक्षिक और अनुसंधान से जुड़े काम ही हो सकते हैं। इस वीआईपी रूम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों का बिना किसी समझौते के संरक्षण करना है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। पूछिए। 1970 तक हमारे पास सिर्फ 5 पार्क थे, और फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस वीआईपी रूम को इतना महत्व दिया जाने लगा? इसका एक बहुत बड़ा कारण 1972 का साल था। अच्छा, 1972 में ऐसा क्या हुआ था? 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था? मेरा मतलब है, एक विकासशील देश में 1972 के समय में जंगलों में जाकर शिकारियों को रोकना कैसे संभव हुआ? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, 1972 से पहले ऐसा नहीं था कि संरक्षण बिल्कुल नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, भारत का पहला नेशनल पार्क तो 1936 में ही बन गया था, जिसे उस समय हैली नेशनल पार्क कहा जाता था। हैली नेशनल पार्क, क्या ये वही है जिसे? हाँ, जिसे आज हम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अरे वाह, तो ये इतना पुराना है? बिल्कुल, लेकिन दिक्कत ये थी कि 1972 से पहले संरक्षण के प्रयास बहुत ही बिखरे हुए थे। वन्य जीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों का विषय था। मतलब केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं था। सही कहा। और उस समय शिकार करना एक शाही खेल और स्टेटस सिंबल माना जाता था। दशक की शुरुआत तक आते आते हालत ये हो गई थी कि बाघों और अन्य जानवरों की संख्या खतरनाक स्तर तक गिर गई थी। यानी पानी सिर के ऊपर से बहने लगा था। एकदम सही। इसीलिए 1972 का एक्ट केवल पार्कों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं लाया गया था। इसने सत्ता और नियंत्रण का पूरा ढांचा ही बदल दिया। तो इसने शिकार को रोकने के लिए क्या किया? इसने जानवरों के शिकार को एक गंभीर अपराध बना दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने वन रक्षकों और राज्य सरकारों को कानूनी शक्ति दी ताकि वे शिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल।
ये सिर्फ एक कागजी कानून नहीं था, इसने जमीन पर काम करने वाले गार्ड्स को वो अधिकार दिया जिससे वे असल में जंगलों की सुरक्षा कर सकें। तो ये एक तरह से एक नेशनल अलार्म बेल थी। और शायद इसीलिए इस एक्ट के तुरंत बाद 1973 में जिम कॉर्बेट से ही भारत के पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। हाँ, 1972 का एक्ट वो मजबूत नींव था जिस पर प्रोजेक्ट टाइगर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं खड़ी हो सकी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब जब हमने इन वीआईपी रूम्स के पीछे की कानूनी ताकत को समझ लिया है, तो मुझे लगता है कि हमें इनकी भौगोलिक विविधता पर भी बात करनी चाहिए। जरूर, क्योंकि भारत का भूगोल तो वैसे ही बहुत विविध है। हाँ, और एक वीआईपी रूम का मतलब भारत में सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं है। जब हम भौगोलिक स्थितियों की बात करते हैं, तो एक तरफ हमारे पास लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही खास है। बिल्कुल। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड होती है और ऑक्सीजन भी कम होती है। और ये स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए का एक प्रमुख घर भी है। सही कहा। और फिर जब हम नक्शे में एकदम नीचे आते हैं, तो हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साउथ पटन नेशनल पार्क मिलता है। हाँ, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये हिमिस के बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ हिमालय की ऊंचाई और बर्फीली हवाएं और दूसरी तरफ समुद्र के बीच एक छोटा सा गर्म द्वीप, जो अपने समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। अक्षांश और ऊंचाई का ये अंतर दिखाता है कि भारत का इकोसिस्टम कितना विशाल है। बिल्कुल, ये विविधता सच में कमाल की है। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसके बारे में पढ़कर मुझे लगा जैसे ये किसी हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म का सीन हो। अच्छा, आप किस जगह की बात कर रही हैं? मणिपुर का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये लोकटक झील में स्थित है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अरे हाँ, ये तो सच में ही अजूबा है। अब जरा रुकिए और मुझे ये समझाइए, एक जंगल कैसे तैर सकता है? मतलब पेड़ पौधे और जमीन पानी पर कैसे टिके रहते हैं? वे डूबते क्यों नहीं? ये सुनने में सचमुच किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही शानदार है। असल में वहां जो चीज तैरती है उसे स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। फुमडे, ये क्या होता है? ये फुमडियां मिट्टी, वनस्पति और जैविक पदार्थों का एक बहुत मोटा स्पंज जैसा आवरण होती हैं। अच्छा, तो ये कोई ठोस चट्टान नहीं है? बिल्कुल नहीं। होता यह है कि वनस्पतियां पानी में गिरती हैं, सड़ती हैं और मिट्टी के साथ मिलकर एक मोटी परत बना लेती हैं। हाँ, समझ रही हूँ। गर्मियों में जब झील का पानी कम होता है तो ये फुमड़ियां नीचे जमीन को छूती हैं और वहां से पोषक तत्व खींच लेती हैं। और फिर बारिश में? बारिश में जब पानी बढ़ता है तो वे वापस तैरने लगती हैं। ये परत इतनी मोटी और मजबूत होती है कि इस पर पूरा का पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र बस गया है। क्या बात है! ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। और सबसे खास बात बताऊं, ये जगह दुनिया में संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। संगाई हिरण? हाँ, जब ये हिरण इन फुमड़ियों पर चलते हैं तो जमीन हल्की सी दबती है, इसीलिए इन्हीं डांसिंग डियर भी कहा जाता है। अरे वाह, डांसिंग डियर, ये नाम तो बहुत ही प्यारा है। और अगर हम जानवरों के इस तरह खुद को ढालने की बात कर ही रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को कैसे भूल सकते हैं? सुंदरबन तो अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। वहाँ की जमीन दलदली है, नदियाँ सीधे समुद्र से मिलती हैं, इसलिए पानी खारा है। और वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर राज करता है, जो कि आम बाघों से काफी अलग होते हैं। हाँ, मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि कैसे एक बाघ जो आमतौर पर सूखे जंगलों में रहता है, उसने खुद को खारे पानी और दलदल में शिकार करने के लिए ढाल लिया है। सुंदरबन का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें ये सिखाता है कि संरक्षण का कोई एक कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं हो सकता। मतलब हर जगह के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ता है। बिल्कुल, हेमिस के बर्फीले रेगिस्तान को बचाने का जो तरीका है वो मणिपुर की तैरती हुई झील पर लागू नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है। सुंदरबन के बाघ बेहतरीन तैराक होते हैं और उनकी शिकार करने की तकनीक दलदली जमीन के हिसाब से विकसित हुई है। हर पार्क की अपनी एक विशेष आवश्यकता होती है। तो भूगोल के इन अजूबों से आगे बढ़ते हुए आइए अब उन सेलिब्रिटीज की बात करते हैं जो इन जंगलों में रहते हैं। सेलिब्रिटीज मतलब बड़ी बिल्लियां या बिग कैट्स। बिल्कुल। जब हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जिक्र आना तो लाजमी है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स वहीं हैं। हाँ, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और यही वो राज्य है जिसने हमारी कहानियों को सबसे ज्यादा प्रेरित किया है। मुझे लगता है कि मौगली और द जंगल बुक के बारे में हर कोई जानता है। बिल्कुल,
रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक की जो जादुई दुनिया है, उसकी प्रेरणा मध्य प्रदेश के पेंच और कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों से ही मिली थी। मध्य प्रदेश का ही एक और पार्क है बांधवगढ़, जो सफेद बाघों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और कूनो पालपुर नेशनल पार्क भी तो है। अरे हाँ, जहाँ हाल ही में नमीबिया से चीते लाए गए हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ी खबर थी। हाँ, और मध्य प्रदेश का ये बिग कैट्स का केंद्र होना कोई संयोग नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? वहाँ के जंगलों का जो प्रकार है, जिसे हम शुष्क पर्णपाती वन या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, वो बाघों और उनके शिकार के लिए एकदम सही है। अच्छा, वहाँ शिकार आसानी से मिल जाता है। हाँ, वहाँ घास के बड़े मैदान हैं जो शाकाहारी जानवरों को आकर्षित करते हैं, और जहाँ शाकाहारी होंगे वहाँ बड़े शिकारी जानवर तो होंगे ही। ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। अब बिग कैट्स की बात हो ही रही है तो मुझे एक बहुत ही आम उलझन के बारे में बात करनी है। कैसी उलझन? मुझे लगता है कि बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तेंदुआ मतलब लेपर्ड और चीता के बीच हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत ही आम बात है। दोनों काफी एक जैसे जो दिखते हैं। हाँ, तो फिर इन्हें आसानी से कैसे पहचाना जाए? अगर आप इनके शरीर के निशानों को ध्यान से देखें तो विज्ञान इसे बहुत स्पष्ट रूप से अलग करता है। देखिए, बाघ या टाइगर की पहचान तो बहुत आसान है। हाँ, उसके शरीर पर लंबी काली धारियां होती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं तेंदुआ और चीते पर। तेंदुए के शरीर पर जो धब्बे होते हैं वे रोसेट्स कहलाते हैं। रोसेट्स मतलब गुलाब के फूल की तरह? हाँ, वे छोटे गुलाब के फूल की तरह दिखते हैं। काले रंग का एक गोल घेरा जिसके बीच का हिस्सा हल्का भूरा या खाली होता है। अच्छा, और चीते में क्या अलग होता है? इसके विपरीत चीते के शरीर पर एकदम ठोस काले गोल धब्बे होते हैं। उनके अंदर कोई दूसरा रंग या खाली जगह नहीं होती। ओहो, तो चीते के धब्बे पूरी तरह से काले होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा चीते के चेहरे पर आंखों से लेकर मुंह तक एक गहरी काली आंसू की लकीर या टीयर मार्क होता है, जो तेंदुए में नहीं होता। ये टीयर मार्क वाली बात तो बहुत ही दिलचस्प है। और एक और प्रजाति है प्यूमा, जिसके शरीर पर कोई धब्बा या धारी नहीं होती, वो बस एक ही ठोस रंग का होता है। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। रोसेट्स बनाम गोल धब्बे और टीयर मार्क। अब मैं कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। ये जानकारी फील्ड में बहुत काम आती है। लेकिन इन बिग कैट्स से जुड़ा एक ऐसा तथ्य मुझे हमारे स्रोत में मिला जिसने सच में मेरे होश उड़ा दिए। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। ये इकलौता ऐसा पार्क है जहां बिग कैट्स की 4 अलग-अलग प्रजातियां एक ही जगह पाई जाती हैं। हाँ, बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ। बिल्कुल। अब जरा इसे समझते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही जगह पर स्नो लेपर्ड, जिसे ठंड चाहिए, और बाघ, जिसे गर्म इलाका चाहिए, दोनों मिल जाएं? ये पहली बार सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन ये नामदफा के अनूठे भूगोल के कारण संभव है। अनूठा भूगोल मतलब? इसे आप एक विशाल इकोलॉजिकल टावर या पारिस्थितिक इमारत की तरह समझ सकती हैं। एक इमारत की तरह? ये कैसे काम करता है? हाँ, एक ऐसी इमारत जिसमें अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग किराएदार रहते हैं। नामदफा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसका सबसे निचला हिस्सा घाटियों और सदाबहार जंगलों से भरा है, जो शायद काफी गर्म रहता होगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ती है, वनस्पति बदलती है। एकदम ऊंचाई पर जाने पर आपको बर्फ से ढके पहाड़ मिलते हैं। अच्छा, तो नीचे गर्मी और ऊपर बर्फ। हाँ, इसलिए निचले गर्म इलाकों में आपको बाघ और सामान्य तेंदुआ मिल जाएंगे। थोड़ी और ऊंचाई पर जाने पर घने जंगलों में आपको धूमिल तेंदुआ मिलेगा, जो पेड़ों पर रहने में माहिर होता है। सही कहा। और सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों पर, जहां तापमान शून्य से नीचे रहता है, वहां आपको हिम तेंदुआ मिलेगा। ये तो सच में कमाल है। एक ही पार्क के अंदर केवल ऊंचाई के बदलाव से इतने सारे अलग अलग आवास मौजूद हैं। ये सच में एक बेहतरीन एनालॉजी है। एक ही इमारत में अलग अलग मौसम और अलग अलग जानवर। अब जब हम बड़े और मशहूर जानवरों की बात कर रहे हैं तो इनकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठता है। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। और यहाँ मुझे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प जानने को मिला। काजीरंगा तो अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, और एकमात्र गोल्डन टाइगर के लिए भी जाना जाता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है वहाँ इस्तेमाल होने वाली तकनीक। आप सैटेलाइट फोन की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसे सैटेलाइट फोन से लैस किया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सैटेलाइट फोन ही क्यों? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्या वन रक्षक सामान्य पुलिस रेडियो या मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? सैटेलाइट फोन तो बहुत महंगा सौदा है। आपका सवाल बिल्कुल सही है।
और इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक समस्या है। वो क्या? काजीरंगा में शिकारियों का खतरा हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, खासकर गैंडों के सींग के लिए। अब काजीरंगा के भूगोल को समझिए। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में बसा है। ओहो, तो वहाँ बाढ़ की समस्या होती है। हाँ, हर साल वहां भयानक बाढ़ आती है। आम मोबाइल टावर या रेडियो कम्युनिकेशन का बुनियादी ढांचा वहां टिक ही नहीं पाता। यानी बारिश और बाढ़ के मौसम में वहाँ का नेटवर्क पूरी तरह से कट जाता होगा? बिल्कुल। और शिकारी इसी बात का फायदा उठाते थे। वे जानते थे कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के दौरान वन रक्षक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। इसीलिए सैटेलाइट फोन लाए गए। ऐसे घने और बाढ़ग्रस्त इलाकों में जहां आम नेटवर्क फेल हो जाता है, वहां सैटेलाइट फोन सीधे उपग्रहों से जुड़ते हैं। अच्छा, तो इससे उन्हें हमेशा नेटवर्क मिलता है? हाँ, इसने वन रक्षकों को वो संचार की ताकत दी जो उन इलाकों में शिकारियों से एक कदम आगे रहने के लिए बहुत जरूरी थी। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये एक जीवन रक्षक उपकरण है। मतलब तकनीक का सीधा इस्तेमाल प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। ये सच में शिकारियों के इस हाई स्टेक्स गेम में उन्हें मात देने का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। लेकिन जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो अक्सर हमारा सारा ध्यान बाघ, हाथी या गैंडों पर ही टिक जाता है। क्या संरक्षण का मतलब सिर्फ इन सेलिब्रिटी जानवरों को बचाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भारत के नेशनल पार्कों में कुछ बहुत ही अनूठे और छुपे हुए खजाने भी हैं, जैसे असम का ही मानस नेशनल पार्क। हाँ, जो पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है। पिग्मी हॉक मतलब दुनिया के सबसे दुर्लभ और छोटे जंगली सुअर। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इकोसिस्टम की संपूर्णता तब तक नहीं बनी रह सकती जब तक कि हम हर छोटी बड़ी कड़ी को न बचाएं। मतलब सिर्फ बड़े जानवर काफी नहीं है? बिल्कुल। अगर हम सिर्फ बाघों को बचाते हैं और बाकी जानवरों को छोड़ देते हैं तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। पिग्मी हॉक जैसे जानवर, जिन्हें इंडिकेटर प्रजाति कहा जाता है, वे बताते हैं कि घास के मैदान कितने स्वस्थ हैं। और ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण गुजरात के कच्छ की खाड़ी का है। भारत का पहला मरीन पार्क यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जहां समुद्री जीवन को बचाया जाता है। हाँ, हम अक्सर जंगलों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पार्क समुद्र के अंदर के जीवन, प्रवाल भित्तियों और वहां के प्रसिद्ध जंगली गधे के संरक्षण पर केंद्रित है। और आपने जो नाम दफा का जिक्र किया था, हाँ, वो 4 बिग कैट्स वाला, वो सिर्फ इन बिग कैट्स के लिए ही नहीं बल्कि भारत के पहले तितली विविधता केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। तितलियों के लिए एक पूरा केंद्र, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। यही संरक्षण की असली खूबसूरती है। जब आप तितलियों को बचा रहे होते हैं तो असल में आप सिर्फ एक कीड़े को नहीं बचा रहे हैं। तो फिर हम किसे बचा रहे हैं? तितलियां परागण या पॉलिनेशन के लिए जरूरी हैं। उन्हें बचाने का मतलब है कि आप उन पौधों, पेड़ों और फूलों को बचा रहे हैं जिन पर वे निर्भर हैं। और उन पेड़ों पर अन्य जानवर निर्भर हैं। बिल्कुल। संरक्षण किसी एक जानवर को पिंजरे में सुरक्षित रखने का नाम नहीं है। ये जीवन के उस पूरे जटिल जाल को बिना किसी बाधा के चलने देने का नाम है। यह समझना सच में बहुत जरूरी है कि हर छोटी चीज बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एकदम सही। अब जरा एक बिल्कुल अलग लेकिन मजेदार विषय पर आते हैं। हमने अब तक इतनी सारी जगहों, जानवरों और विशेषताओं की बात की है। 107 नेशनल पार्क। हाँ, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो मानव मस्तिष्क एक साथ इतनी सारी जानकारी कैसे प्रोसेस कर सकता है? हमारे स्रोत में मैंने देखा है कि लोग इन पार्कों के नाम याद रखने के लिए गजब की रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कुछ ट्रिक्स बहुत ही मजेदार होती हैं। उन्होंने इन कठिन भौगोलिक नामों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक्स बना ली हैं। यह सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं है, यह दिखाता है कि हमारा दिमाग डेटा को कैसे मैप करता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग सूचियों की तुलना में कहानियों या अजीबो-गरीब वाक्यों को ज्यादा आसानी से याद रखता है। जैसे अंडमान और निकोबार के पार्कों को याद करने की ट्रिक देखिए। सैंडल पहनकर और गले के बटन लगाकर जाना। अरे वाह, ये तो बहुत ही फनी है ना? ये सुनने में कितना अजीब है, लेकिन इसमें सैंडल से आपको सैंडल पीक नेशनल पार्क याद आ जाता है। और बटन से नॉर्थ, मिडिल और साउथ बटन नेशनल पार्क। ये दिमाग का एक बेहतरीन हैक है। और केरला वाली ट्रिक तो मुझे बहुत ही शानदार लगी। साक्षर लोग साइलेंट रहते हैं। हाँ, जिससे तुरंत साइलेंट वैली नेशनल पार्क का नाम याद आता है। बिल्कुल। और इस साइलेंट वैली वही जगह है जिसे 1984 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। ये अपने शांत, घने और सदाबहार जंगलों के लिए मशहूर है। इसे साइलेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां शोर करने वाले कीड़ों की एक खास प्रजाति, जिन्हें सिकाडास कहते हैं, वो नहीं पाई जाती। इसीलिए इसे साइलेंट कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पंजाब में कितने आधिकारिक नेशनल पार्क हैं, तो इसका जवाब है
0। बिल्कुल। आधिकारिक तौर पर पंजाब राज्य में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। लेकिन वहाँ हरी के नाम की जगह तो है ना? हाँ, लेकिन वो एक वेटलैंड या वन्यजीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है कि अभयारण्य और नेशनल पार्क में कानूनी रूप से बहुत बड़ा अंतर होता है, जिसकी बात हमने शुरुआत में उस वीआईपी रूम वाले नियम से की थी। बिल्कुल सही। इसके अलावा एक और चीज जो इन पार्कों के महत्व को बढ़ाती है, वो है यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता। यूनेस्को की मान्यता? इसमें कौन कौन से पार्क शामिल हैं? 1985 में काजीरंगा, केवलादेव और मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, और फिर 1987 में सुंदरबन को। लेकिन इसका जमीन पर वास्तविक मतलब क्या है? क्या ये केवल एक सर्टिफिकेट या तमगा है जो टूरिस्ट ब्रोशर पर अच्छा लगता है? नहीं, ये सिर्फ एक तमगा नहीं है। जब किसी जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जगह केवल भारत की नहीं रही। तो किसकी हो गई? वो पूरी मानवता की साझी विरासत बन गई है। इसका व्यवहारिक मतलब ये है कि उस जगह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी मिलती है। अच्छा, तो दुनिया भर की नजर उस पर होती है। हाँ, वहाँ संरक्षण के लिए वैश्विक फंडिंग के रास्ते खुलते हैं, और अगर वहाँ कोई नुकसान होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस पर सवाल उठा सकता है। ये तो बहुत ही अहम बात है। ये दुनिया को ये संदेश है कि भारत जो संपदा सहेज कर बैठा है, उसका महत्व पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए है। बिल्कुल, ये हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है। तो आज हमने देखा कि कैसे 1970s के उन 5 पार्कों से लेकर आज के 107 पार्कों का ये विशाल नेटवर्क तैयार हुआ। एक बहुत ही शानदार सफर रहा है ये। हमने उस 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जमीनी हकीकत को समझा, मणिपुर के उस जादुई तैरते हुए पार्क के विज्ञान को डिकोड किया, और सैटेलाइट फोन वाली तकनीक को भी जाना। हाँ, असम के काजीरंगा में शिकारियों को मात देने वाली वो तकनीक, और अरुणाचल प्रदेश की उस इकोलॉजिकल टावर में एक साथ रहने वाली बिग कैट्स की विविधता को भी जाना। और इन सबसे एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, वो ये है कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों या परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। तो इसका असल मकसद क्या है? जब हम इन जंगलों, पिग्मी हॉग या तितलियों के बारे में पढ़ते हैं, तो असल में हम अपने ही अस्तित्व की जड़ों को समझ रहे होते हैं। ये बिल्कुल सच है। हमारी प्राकृतिक विरासत कितनी समृद्ध और साथ ही कितनी नाजुक है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और इसी बात से हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं, जो हमारे स्रोत से ही निकल कर आता है। कैसा सवाल? हमने इस चर्चा की शुरुआत में 1.35% के उस आंकड़े पर बात की थी। हाँ, पूरे देश की जमीन का केवल इतना सा हिस्सा? बिल्कुल, और उसी छोटे से हिस्से में हमारे 107 वीआईपी रूम सिमटे हुए हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जैसे जैसे हमारे देश में विकास की रफ्तार और भी तेज होगी, नई सड़कें बनेंगी, उद्योग लगेंगे, हाँ, और आबादी भी बढ़ेगी, तो आने वाले 50 सालों में क्या हम वन्य जीवों के लिए सुरक्षित इस 1.35% के दायरे को और बढ़ा पाएंगे? या फिर विकास और वन्य जीवों के बीच जंगल की इन छोटी होती सीमाओं पर हमें कोई नया और गंभीर टकराव देखने को मिलेगा? यही वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है और जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इसी तरह ज्ञान और विचारों के सफर कर निकलते रहेंगे।